कल अपन ने क्या क्या कर लिया था, कल हमने 115BA का था, सबसे छोटा वो था सेक्शन। 115BAB किया था, वो क्या था हमारा BAB, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था। फिर 115BAA क्या था हमारा, जो 22 AA मतलब 22 वाला क्या था, 22% वाला सेक्शन था। अब 115BA में क्या दिया था, बोले कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए भैया हमको, तो जो स्टेब्लिश होगी मार्च 2016, 1 मार्च 2016 को, या उसके बाद स्टेब्लिश होनी चाहिए। 10AA नहीं मिलेगा, SEZ जो है, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बस 80JJAA इनको मिल जाएगा। ये कितने रेट पे टैक्सेबल करोगे, तो ये टैक्सेबल कितने पे होता था हमारा, 25% पे। जब खुद ही पूरा 25 कवर किया, तो यहाँ बोलते सरचार्ज बेस्ड ऑन इनकम हम चार्ज करेंगे, कंपलसरी नहीं है। इसमें मैट एप्लीकेबल होगा, हाँ यहाँ पे एक लौता सेक्शन है जहाँ पे मैट के प्रोविजन भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल। इसके अलावा और 25% कैसा था, बोलते कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, ये तो थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब बोलते कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अगर 1920 में 20 इसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट दोनों, ठीक है, तो अब देखो है कौन डोमेस्टिक कंपनी, कंडीशन क्या है, 400 करोड़ उसका क्या होना चाहिए, टर्नओवर। किस रेट पे टैक्स करोगे, 25% पे टैक्स करोगे, और कंडीशन में क्या, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट क्या होना चाहिए, 400 करोड़। तो हर सेक्शन ऐसे ही बट रहा है, ठीक है। फिर आते हैं 115BAA पे, 22% पे टैक्सेशन करेंगे, प्लस सरचार्ज कंपलसरी 10% लेंगे, क्योंकि इधर इन्होंने क्या किया, टैक्स कम किया, तो अब सरचार्ज क्या कर दिया इन्होंने, कंपल्शन कर दिया, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन फीस। लेकिन यहाँ बोला है डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, ये क्या है, डोमेस्टिक कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करे, डोमेस्टिक कंपनी मतलब किसी भी तरह की डोमेस्टिक कंपनी से होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है क्या, कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी कोई भी काम कर रही है, हम 22 + 10 + 4% पे इसको लेते हुए चलेंगे। क्या इसका नया होना जरूरी है, नहीं, यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकती है, पुरानी भी, लेकिन जैसे ही आपने ये अप्लाई कर लिया, मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकते। हम मैट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, हमारा क्रेडिट तो है, क्रेडिट है, तो इन्होंने बोला जब चाहो इसे यूटिलाइज करो, जब इसके अंदर आना चाहते हो तो एक काम करो, पहले मैट के क्रेडिट क्या कर लो, तुम यूटिलाइज कर लो, उसके बाद इस ऑप्शन को क्या कर लेना, चूज कर लेना। मैम इसमें भी क्या क्या नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, तुम्हारे को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फिर इसके बाद क्या बोलता है, वही सारी चीजें, 33AB नहीं मिलेगा, ABA नहीं मिलेगा, 35CCC नहीं मिलेगा, 35CCD नहीं मिलेगा, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फिर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें तुमको पीजीबीपी में ये सब सेक्शन याद हो जाएंगे, ये सारे सेक्शन पीजीबीपी के। फिर इसके बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 80JJAA मिलेगा। ATM क्या मिलेगा, जो आज ही हम पढ़ेंगे, ATM दैट इज डिविडेंड के चैप्टर में है, ATM वो मिलेगा। फिर ATLA मिलेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद बोलते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी लॉसेस है, कौन से लॉसेस, जो इन डिडक्शन से रिलेटेड है, या आपके पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कौन से उससे रिलेटेड, जो ऊपर हमने डिसअलाउ करके रखे हैं, तो बोलता है कि ना तो आप लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो, ना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हो। तो फिर क्या करें, बोलता है अगर आपके अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होके आ रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, वापस आपकी WDV में एड बैक कर देंगे। मतलब WDV बढ़ गई मतलब आप क्या कर सकते हो, आगे डेप्रिसिएशन नॉर्मल रेट पे उस पर क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो ये क्या हमारे कौन सा सेक्शन था हमारा, 22% मतलब BAA वाला। फिर BAB क्या बोलता है, BAB थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके टैक्स रेट ही क्या थे हमारे, मेन तो कॉम्प्लिकेटेड है। बोलता है ये जो सेक्शन है ये सिर्फ लगेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डोमेस्टिक कंपनी तो फिर डायरेक्टली नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली हमको समझना है टैक्स रेट देख के कि ये लोग
AA के भी क्या लगा सकते हैं, सेक्शंस के हिसाब से अदर इनकम पे 22% पे टैक्स दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पे तो क्या करो, यहाँ बोलता है मैन्युफैक्चरिंग पे 15% प्लस 10% प्लस 4% होगा, और दूसरी इनकम होगी जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है तो DAA के हिसाब से 22% पे क्या देना, टैक्स देना। कब सेटअप होनी चाहिए ये, तो बोलता है 2019 मार्च 2019 तक ये क्या होनी चाहिए, सेटअप होनी चाहिए कंपनी। और अगर कमेंसमेंट होना चाहिए तो मार्च 2023 के पहले इसका कमेंसमेंट होना चाहिए। आई थिंक अप्रैल है वो, अप्रैल 2019 तक क्या होनी चाहिए, कंपनी कमेंस हो जानी चाहिए। क्या है, अक्टूबर अक्टूबर 2019 या उससे पहले कमेंसमेंट होना चाहिए, ऑन या आफ्टर अक्टूबर 2019 क्या होनी चाहिए, कंपनी कमेंस होनी चाहिए। और उसका मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हो जाना चाहिए, 23 मार्च 23, और उससे पहले तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब रेट पे ही पूरा फोकस है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलता है मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है 15 + 10 + 4 होगा, इसके अलावा कोई काम कर रही है तो क्या होगा, 22 + 10 + 4 होगा। हम डेप्रिशिएबल एसेट्स हमने सेल कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो जब डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर किए तो टैक्स शील्ड मिला होगा। टैक्स शील्ड भी तुमको 15% के हिसाब से मिला था, तो टैक्स भी अभी 15 + 10 + 4 के हिसाब से ही हमको दो। हम नॉन डेप्रिशिएबल ट्रांसफर कर रहे हैं तो नॉन डेप्रिशिएबल पे वैसे भी टैक्स शील्ड नहीं मिला होगा, तो तुमको टैक्स भी 22 + 10 + 4 पे क्या करना होगा, वापस हमको देना होगा। इसके अलावा स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की बात की यहाँ पे, कि अगर आप एक क्लोजली रिलेटेड पर्सन से क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, और उससे जो आपको बेनिफिट होता है वो ग्रेटर देन कितना हो जाता है, 20 करोड़। ये कहाँ का उठाया मैम, वही स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर प्राइसिंग में पड़ा था। अगर 20 करोड़ से ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है तो ऐसी केस में सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आप पे अप्लाई किए जाएंगे, और आपकी जो प्रॉफिट है उसको 30% पे हम क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे। तो ये क्या हो गए, अलग अलग इफेक्टिव टैक्स रेट इसके हो गए। मैम स्पेशल इनकम वाली चीजों का क्या होगा, जैसे आपके चैप्टर नंबर 12 बोलते उसकी इनकम जो है शॉर्ट टर्म है उसका जो रेट दिया है, लॉन्ग टर्म उसका जो, मतलब स्पेशल के लिए जो स्पेशल रेट दे के रखा है उस पर ही क्या होगा, टैक्सेशन लगेगा। लेकिन ये लेते लेते याद रखना, मैट एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। और मैट एप्लीकेबल नहीं हो सकता मैम, क्रेडिट आएगा, तो वही बोल रहे यहाँ पे भी जब आना इसके अंदर आओ तो पहले क्या करो, पूरा यूटिलाइज करो, और पूरा यूटिलाइज करने के बाद हमारे पास वापस हमारे पास आ सकते कौन कौन से हमको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, 10AA नहीं मिलेगा, फिर से तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 35 CCC नहीं मिलेगा, CCD नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद 33AB टी कॉफी रबर नहीं मिलेगा, कॉस्ट पेट्रोलियम वाला नहीं मिलेगा, और चैप्टर 6A के रिडक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन मिलेगा फिर से क्या, कॉमन 80AA तुमको मिलेगा, और 80M भी क्या होगा, तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ बोलते हैं कुछ चीजों को मैन्युफैक्चरिंग मत मानना। अब कौन सी चीज है जिसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानना, तुम क्या कर रहे हो, बड़े बड़े मार्बल्स है उसको सिर्फ क्या कर रहे हो, पीसेस में कट कर रहे हो, दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तुम क्या कर रहे हो, सिलेंडर में गैस क्या कर रहे हो, फिलअप करा रहे हो, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एक आध कुछ और होगा उसमें, तो ये सारी चीजें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाती है। तो फिर यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो सारी चीजें इसने यहाँ पे बता दी। ये हमारा 115BAB। अब एक चीज कॉमन है, चाहे वो 115BAB हो या फिर BA, कि अगर तुम्हारे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो क्या हो जाएगा, WDV में एड बैक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जनरली ये सिर्फ BAA पे ही हो सकता है, क्योंकि पुरानी कंपनी का ही आगे क्या है, कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आया होगा। नई कंपनी का क्या नहीं आता, कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन उसी साल में थोड़ी ना आ जाएगा अपने पास। फिर आया था हमारा 115BAC, किसके लिए है मैम, ये अदर देन कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल और HUF, सिर्फ दो लोगों के लिए। BAC किसके लिए, सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ HUF इन लोगों के लिए है। और ये बोलता है BAC कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहे तुम रेसिडेंट हो चाहे तुम नॉन रेसिडेंट हो, तुम्हारी एज को कोई लेना देना नहीं है, एक तुम्हारा क्या है, एक ही तुम्हारा
ये स्लैब चलेगा। ऑप्शनल है, चाहो तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लेना। ऑप्शन ये है कि स्लैब में क्या करो, 2.5 बढ़ते जाओ 15 लाख पे, मोर देन 15 लाख पे रुक जाना। और इधर क्या करना है हमको, 5% ऐड करते जाना है, और क्या करना है फिर रुक जाना है। जैसे ग्रेटर देन 15 लाख पे तुम्हारा 30% आएगा, वहीं पे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा। बोलते सुनो, ये लेना है ना ले लो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। पर पीजीबीपी वालों तुम याद रखना, जो बिजनेस इनकम अगर तुम ले रहे हो तो तुम बार बार इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, सैलरी वाला पर्सन, कोई और इनकम वाला पर्सन, इस साल उसको बीएससी चाहिए, डन, अगले साल नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन पीजीबीपी वाला एक बार अगर बीएससी लेता है तो तब तक इससे नहीं बाहर आ सकता जब तक उसका ये बिजनेस क्या नहीं हो जाए, जब तक उसका ये बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हो जाए। हम एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा। हमने एम्प्लॉयर को बोला हमको चूज नहीं करना, बाद में हमको लग रहा है नहीं नहीं बीएससी ही लेना चाहिए, तो बोलता है रिटर्न फाइलिंग जब कर रहे हो तब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भले ही पहले ना कर दी, बाद में भी तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग तक क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बीएससी ले सकते हो। बीएससी लेने की कुछ शर्तें थी, शर्तें क्या कि क्या नहीं ले पाओगे। तो बोलता है सबसे पहले चलते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी पे। तो बोलता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सबसे पहले इंटरेस्ट अगर तुम क्या करते हो, खर्चा करते हो, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा बोलता है अगर लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी से तो हाउस प्रॉपर्टी के गेन से ही सेट ऑफ करना, किसी और हेड से तुम सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड करना। फिर सैलरी इनकम, तो सैलरी हेड में बोलते 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, ना डेली अलाउंस मिलेगा, कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा तुमको, कहीं से कहीं तक एमएलए एमपी का अलाउंस कुछ भी नहीं मिलेगा। माइनर की सैलरी अगर क्या करते हैं, इनकम क्लबिंग करते हैं, तो 1500 का भी डिडक्शन तुमको नहीं मिलेगा। एचआरए नहीं मिलेगा, हाउस रेंट नहीं मिलेगा, और जितनी चीजें नहीं मिलेगी वो दे के रखी और वही नहीं मिलेगी। उसके अलावा कोई चीज दी है तो वो क्या होती है, मिलती है। हम चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो तुमको ऑलरेडी इतने कम कम स्लैब पे लेके आ गए हम, तो अब तुमको डिडक्शन देने का नहीं है, डबल डिडक्शन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद हम पीजीबीपी में क्या होगा, पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, 40% ही अलाउ होगा। क्यों मैम 40 क्यों बोल रहे हो, वैसे भी तो 40 नहीं, हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल भी इंक्लूड होता है, और मोटर व्हीकल अगर 23 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में खरीदी गई हो और उसे हायरिंग पर्पस के लिए यूज करोगे तो 45% उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया था। और ये वाला केस है तो तुम्हें 40% ही मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा। और जहां 115 बीएससी आ गया, इसको भूल जाना, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को क्या कर जाना, भूल जाना, तब ये नहीं लगेगा। हम पहले के हमारे एएमटी के क्रेडिट भी तो हो सकते हैं, तो जब हो सकते तो पहले क्या करो, उसको लैप्स करो, उसको खत्म करो, फिर क्या कर सकते हो, बीएससी में आप आ सकते हो। दिस इज एंटायर रीजन जो हमने कल किया था। आज जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हमने सेक्शन किया था कौन सा, हम टैक्स रेट कर रहे थे। टैक्स रेट मैंने इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन का स्लैब बताया था कि रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट दोनों को 2.5 लाख का स्लैब स्टार्ट होता है। लेकिन हमारा रेसिडेंट 60 की एज पे है और 79 तक की एज तक का है तो 3 लाख से उसका स्लैब स्टार्ट होता है। और अगर भाई साहब सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 या 80 अबाव है, तो स्लैब 5 लाख से स्टार्ट होता है, मतलब 5 लाख तक उसका खत्म, कोई नील है इनकम। फिर बोलते लेकिन अगर तुम 1 अप्रैल को 80 या 60 के होने ही वाले हो तो 31 मार्च को क्या करें, आपको 59 का मानेंगे कि 79, तो बोलते नहीं, तो उस दिन हम आपको मान लेंगे कि आप क्या हो गए हो, 60 या 80 के एज के हो गए, तो आप सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन का स्लैब क्या कर सकते हो, यूटिलाइज। अब एक चीज याद रखना, जब पूरा टैक्स कैलकुलेट कर रहे होगे तो ध्यान 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 ये रखना कि हम लोग राउंड ऑफ करके नहीं आते हैं, और ये लोग राउंड ऑफ के भी क्या करते हैं, मार्क्स डिडक्ट करते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, टैक्स सपोज तुम्हारा 2509 आ रहा है, तो उसको 09 लिखा, फिर नीचे राउंडेड ऑफ एज पर इनकम टैक्स सेक्शन, तो उसको नियरेस्ट 10 पे क्या कर देना, राउंड ऑफ करके आना। और टोटल इनकम नियरेस्ट 100 पे क्या होती है, राउंड ऑफ होती है। तो टोटल इनकम 100 पे राउंड ऑफ होती है नियरेस्ट, और हमारा जो टैक्स है वो नियरेस्ट 10 पे क्या होता है, राउंड ऑफ होता है। इसके मार्क्स कटते हैं तो ये करके आना।
फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ये लोग कैसे यूज करते हैं 115 BA, BAB, BAA, तो यहाँ पे बोला है कि ये लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये नीचे लिख के देंगे। द कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAA, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि BAA मतलब मैट एप्लीकेबल नहीं होता, तो हमें मैट के कैलकुलेशन इस कंपनी के असेसमेंट में नहीं करने। नीचे लिख दिया कंपनी नॉट ऑप्टेड फॉर BAA, तो समझ में आएगा नहीं ऑप्ट किया तो मैट के प्रोविजंस भी यहाँ पे क्या करने हैं, कंप्लाई करके देके आने हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब आज अपन पढ़ेंगे कौन सी चीज, सरचार्ज। मैंने कहा था कि सरचार्ज इंडिविजुअल का बड़ा अलग अलग चलता है। मतलब सरचार्ज में क्या है कि अगर 50 लाख तक हो तो इंडिविजुअल कुछ नहीं, कुछ भी तुमको सरचार्ज नहीं देना, HUF कुछ भी नहीं देना। लेकिन 50 लाख से अबाउ 1 करोड़ तक हो 10 लाख 10%। फिर 1 करोड़ से अबाउ कितना जा रहे हो, 2 करोड़ तक जा रहे हो तो कितना है 15%। फिर 25% भी है, और अबाउ क्या है तुम्हारा 37% तक भी ये जाता है। तो अब हमने एक और चीज करी थी कि अगर आपको 111A या 112A, 111A या 112A, या फिर तुमको क्या होता है डिविडेंड इनकम होती है, तो सरचार्ज की रेट 15% से ज्यादा जाएगी ही नहीं। तो अब ये यहाँ नहीं पढ़ना था, मैंने कहा था टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के साथ ये पूरी चीजें आनी चाहिए। तो आज अपन पूरा क्या करेंगे, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। तो अब टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड बताओ, पहले के जमाने में जब क्या नहीं था, अमेंडमेंट वगैरह नहीं आया था, तो ये जो मेरा टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड है, ये किसके हैंड में टैक्सेबल होता था। अगर सपोज करो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी अगर जब भी क्या करती थी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी और डिविडेंड पे करती थी, ये हो गया मेरा कौन, शेयर होल्डर। तो पहले का जमाना ऐसा था, इसके ना नोट्स में तुमको स्कैन करके दे दूंगी ये रे, तो इसको सिर्फ सुनना समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सब लोग कॉपी एक्चुअल में बंद करो और सिर्फ यहाँ पे ध्यान करो, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी पहले क्या होता था, डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, तो ये मेरी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पहले के मैम ऑडियो जमाने इश्यू आ रहे हैं। अभी ठीक है, अभी आ रहा है, हाँ जी मैम, नहीं इशू आ रहा है कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही। ठीक है। अब डोमेस्टिक कंपनी पहले जब डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, शेयर होल्डर को देती थी, तो क्या होता था, ये एक सेक्शन याद है, नहीं, ये सेक्शन कहता था कि एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्यों भाई, ऐसा क्या है डोमेस्टिक कंपनी में कि तुम एग्जेम्प्ट करवा रहे हो, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी को DDT पे करना होता था सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग। अब ये DDT क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब ये इसी मैम ऑडियो इशू। अभी है, यस मैम। एक सेकेंड, अभी ऑडियो इशू है। अब बोलते हैं ये जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, ये डोमेस्टिक कंपनी जब ये डिविडेंड अर्न करती थी, तो एक चीज बताओ, गवर्नमेंट का काम क्या है, कहीं से भी टैक्स मिलना चाहिए। अब जब ये डोमेस्टिक कंपनी DDT पे कर चुकी है, तो फिर ये शेयर होल्डर को क्या बोलते थे, एग्जेम्प्ट है तुम्हारे लिए। क्या बोलते थे, तुम्हारे लिए ये चीज क्या है, एग्जेम्प्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम पे क्या ले लिया, इस पे टैक्स ले लिया। तो ऐसा हुआ करता था। अब क्या हुआ, अब बोलते हैं किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, इनको कर दिया एग्जेम्प्ट। और अब किसके हैंड में फिर टैक्सेबल हो जाएगा, इनके हैंड्स में। मतलब इन्होंने ये जो रिवर्स किया है ना, पहले DDT ये पे करते थे तो इनके लिए एग्जेम्प्ट था, अब उल्टा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 2 सेक्शंस का इररिलेवेंस आ गया, इसका भी काम नहीं रह गया
क्योंकि अब जब लगेगा ही नहीं डीडीटी, तो डीडीटी का 115 का काम क्या है। और जब ये वाला चला गया तो ऑटोमेटिकली ये भी चला गया, क्योंकि अब शेयर होल्डर्स के लिए एग्जेम्प्ट भी नहीं है। तो ये दो सेक्शन क्या चले गए, यहाँ से चले गए, इनकम टैक्स की दुनिया से अभी के लिए चले गए। ना तो 115 है, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मना कर दिया है, बोलते हैं कि अब कंपनी नहीं पे करेगी, अब पे करेगा शेयर होल्डर। तो ये भी हटा दिया इनकम टैक्स से। और जब शेयर होल्डर को पे करना है मतलब उसके लिए एग्जेम्प्ट ही नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये वाला सेक्शन भी क्या हो गया, हट गया। फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट, म्यूचुअल फंड जब भी क्या करता था, इनकम अर्न करता था, 115R था, उसके उसमें क्या करता था, वो पेमेंट करता था टैक्स की। तो इनके लिए क्या होता था, 1035 में वो एग्जेम्प्ट कर देते थे कि म्यूचुअल फंड से अगर तुमको इनकम हुई है तो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है। अब उन्होंने ये भी मना कर दिया, नहीं तुम मत दो, कौन देगा, जो यूनिट होल्डर है वो देगा। तो ये एग्जेम्प्ट कराता था, ये सेक्शन भी क्या हो गया, इररेलेवेंट। मतलब यहाँ पे जब ये अमेंडमेंट आया था, 4 सेक्शन को क्या कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। एक तो 115O, 115R, 1034 और 1035, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो चीज थी ना, कि पहले शेयर होल्डर्स अब टैक्स पे करेंगे, क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स टैक्स पे करेंगे, ये चीज कुछ भी नई नहीं है। 1998 तक, टिल 1998 एक्चुअल में शेयर होल्डर्स ही टैक्स पे करते थे। तब भी क्या था, शेयर होल्डर्स ही टैक्स पे करते थे। 1999 से इन्होंने क्या किया, किसके हैंड में टैक्सेबल कर दिया था, कंपनी के हैंड में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं बोल रही हूँ 1998 तक शेयर होल्डर्स ही टैक्स पे करते थे, तो इसका मतलब कुछ सेक्शन तो ऑलरेडी तब एग्जिस्ट करते होंगे जब शेयर होल्डर्स टैक्स करते थे। दैट इज योर 80M, जो मैं बोल रही थी ना, कोई नया सेक्शन नहीं है, पुराना ही सेक्शन है। 80M करके कुछ डिडक्शंस हैं, वो सारे कुछ केस लॉ हैं जो 1998 तक रेलिवेंट थे। जैसे ही 1999 में बोला नहीं कंपनी टैक्स पे करेगी, वो सारे सेक्शन क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। उन सारे सेक्शंस को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। अब फिर वो दिन आ गया जब क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो क्या हुआ, फिर से बोल दिया शेयर होल्डर्स ही अब क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो 1998 के सेक्शंस क्या हो गए, वापस रिवाइव। केस लॉ क्या आ गए, वापस रिवाइव होके उठ के आ गए। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ तक बात समझ में आई, रिवाइव का कॉन्सेप्ट, कि पहले इनवैलिड हुए थे क्योंकि लॉ चेंज हुआ, अब लॉ वापस वही हो गया, तो बहुत सारे सेक्शंस वापस क्या हो गए, वैलिडेट हो गए, रिवाइव हो गए। ठीक है। अब मैम डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड होता क्या है, तुम मुझे बताओ कि डिविडेंड तुम्हारी नजर में क्या है और कितने टाइप का डिविडेंड होता है। अरे बताओ ना। हम 2 टाइप के होते हैं, हाँ कौन सा? हम इंटरिम और प्रपोज। एक इंटरिम डिविडेंड, एक प्रपोज डिविडेंड, और कोई डिविडेंड इनकम टैक्स की सोच के हिसाब से कुछ लग रहा हो? इनकम टैक्स डीम्ड डिविडेंड कॉन्सेप्ट भी होता है इनकम टैक्स में। 222A, 222B, 222C, 222D, 222E, ये 5 सेक्शंस हैं जो डीम्ड डिविडेंड के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे बोलता है सबसे पहले जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो पहले तो डिविडेंड क्या होता है उसको तो समझ लें, क्योंकि हम जनरली डिविडेंड ही करते हैं कि हाँ भैया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, या तो जैसा बोला प्रपोज डिविडेंड होगा, या फिर क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड नहीं होता है। प्रपोज डिविडेंड तो डिविडेंड ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रपोजल है, अभी एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, दैट इज जस्ट प्रपोज। तो यहाँ पे डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप नंबर 1 डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड 222A से सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज A, 222A से 222E तक अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में। ये क्या होते हैं, 5 तरह के। मान लिया जाएगा कि डिविडेंड है नहीं, डिविडेंड फिर हम मान लेंगे क्या है डिविडेंड। जैसे सेक्शन नंबर 9, तुम्हारी नॉन रेसिडेंट इनकम यहाँ है नहीं, मिल भी बाहर रही है, लेकिन मान लिया कि क्या है, इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज होती है, वैसे ये कॉन्सेप्ट है, मान लिया कि डिविडेंड है। दूसरा, एक हो गया तुम्हारा डीम्ड, दूसरा फाइनल डिविडेंड। एक डीम्ड डिविडेंड, दूसरा फाइनल डिविडेंड।
तो एकदम फाइनल हो चुका है कि हम डिक्लेयर कर चुके हैं, तुमको बस पे ही करना है हमको। और तीसरा डिविडेंड होता है इंट्रीम डिविडेंड। तो तीन डिविडेंड हो गए, एक डीम्ड, एक फाइनल, एक इंट्रीम। अब भी याद करो, डीम्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड। तो पहले 1998 तक क्या था, शेयर होल्डर ही टैक्स पे करता था। उसके बाद क्या आ गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब कंपनी पे करेगी। अब फिर से क्या हो गया है, कौन पे करेगा, पे करने वाली होगी फिर से मेरी शेयर होल्डर। मतलब फिर 1998 के सेक्शंस वगैरह सब रिवाइव होना स्टार्ट हो गए। तो ये अमेंडमेंट कब आया, 1998 तक समझ में आया। फिर बीच में डीडीटी आया। तो हमारा ये अमेंडमेंट कब आया कि हम किसको पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को। तो पता नहीं क्यों इनके लिए अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, पता नहीं क्या हुआ था, इनके बहुत दिमाग चले थे ईसीओ का कंसेप्ट इस डेट को। मतलब जितने अमेंडमेंट और जितने भारी भारी कॉन्सेप्ट है सारे 1/4/2020 को ही इनका लगता है दिमाग चला, और सब वहीं पे ही आए। तो 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने बोला कि फिर शेयर होल्डर तुम टैक्स पे करो। अब सुनो, लॉजिकली 3 डिविडेंड आपने बोले, कहाँ दिए ये 3 डिविडेंड, सेक्शन नंबर 8 बताता है डिविडेंड का कि 3 तरह के डिविडेंड होते हैं। 1/4/2020 से डिविडेंड अगेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर हो जाएगा। अब हर एक डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी भी अलग होती है। 3 तरह के डिविडेंड है तो टैक्सेबल भी अलग होगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डीम्ड डिविडेंड। तो बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड हमने मान लिया कि ये डिविडेंड है, तो किस ईयर में हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड करोगे। डीम्ड डिविडेंड मान लिया कि इनकम है, तो मैम किस ईयर में आप हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड करोगे। तो बोलता है ये होगा जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हुआ या तुम्हें पे हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ या पे हुआ, विच एवर इज अर्लियर। जल्दी क्या हुआ है, तो सबसे पहले बोलते हैं deemed as an income in year when it is distributed, paid or declared। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ या फिर तुमको पे हो गया या फिर डिक्लेयर, विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले हुई है ना घटना, उसी वक्त अक्रू मान लिया और उसी वक्त बोल दिया कि ये इसी ईयर में टैक्सेबल होगा। सपोज करो डिक्लेयर हुआ मेरा कब, ध्यान से, सपोज करो मेरा डिक्लेयर हुआ 28 फरवरी 2020 को क्या हुआ, ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पे कब हुआ, ये पे हुआ तुम्हें 1 अप्रैल 2020 को। 28 फरवरी 2020 को डिक्लेयर हुआ, पे कब हुआ, 1 अप्रैल 2020 को। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड निकालो, क्या होगी टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्प्ट होगा या फिर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होगा। सोचो, अभी मैंने बताया डीम्ड डिविडेंड में क्या रूल, क्या है डीम्ड डिविडेंड के लिए, डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, पेड, विच एवर इज अर्लियर। उस साल की इनकम में ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा जो अर्लियर हो। मैंने 28 फरवरी को क्या किया, डिक्लेयर किया। पे कब किया, अप्रैल में। क्या मेरा ईयर चेंज हो गया, फरवरी से अप्रैल, ईयर तो चेंज हो गया। 28 फरवरी मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में ही इनकम जुड़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर है। अब मैम 28 फरवरी को अगर मेरे इनकम में जोड़ेगी, मतलब ये 1 अप्रैल 2020 तो आया ही नहीं, अभी तक अमेंडमेंट लगेगा ही नहीं। ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, क्योंकि तब डीडीटी था। तो इस तरह का एमसीक्यू यू कैन एक्सपेक्ट, पर अब चांसेस बहुत कम है क्योंकि अमेंडमेंट के टाइम आ सकता था, अब चांसेस कम है। ठीक है, तो डीम्ड डिविडेंड, डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, पेड, विच एवर इज अर्लियर। मैम दूसरा फाइनल डिविडेंड, तो फाइनल डिविडेंड के लिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम। जिस एजीएम में इसको डिक्लेयर किया उसी डेट को चेक करो कि वो डेट कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल कर रही है, उसी ईयर में टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेना। तो डीम डिविडेंड विच एवर इज अर्लियर पे था, तुम्हारा फाइनल एजीएम में कब डिक्लेयर हुआ वो डेट चेक करो कि कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल करती है, और उसी ईयर में ये क्या होगा, टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। फिर तीसरा क्या आता है मैम, तीसरा आता है इंट्रीम डिविडेंड। तो इंट्रीम डिविडेंड के लिए बोलते हैं द डेट व्हेन इट इज अनकंडीशनली
डेट when it is unconditionally made available to the shareholder. Unconditionally मतलब उससे वापस नहीं लिया जा सकता. अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो गई कि बस हमें पता ही है कि उनका ही है ये डिविडेंड, हम उनसे ना वापस ले सकते हैं ना उनका ये हक छीन सकते हैं. अनकंडीशनली मेड अवेलेबल, वर्ड फोकस करना, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें. तो अनकंडीशनली जब उसको मेड अवेलेबल करा दिया, चाहे रिसीव हुआ नहीं हुआ, मैंने लिख के दे दिया कि तुम्हें 10 तारीख को क्या मिल जाएगा, ये डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. तो किस तारीख को मैंने लिखा, अनकंडीशनली मेड, उसी वक्त क्या हो गया, अवेलेबल. उस ईयर में वो देखो वो डेट कौन से ईयर में फॉल करती है, तो उस ईयर में क्या हो जाएगा, ये टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा. तो सबसे पहले मैम डिविडेंड 1998 तक क्या था, टैक्सेबल था, लेकिन शेयर होल्डर के लिए. फिर हुआ डीडीटी का कॉन्सेप्ट. फिर 1 अप्रैल 2020 से क्या हो गया, वापस टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. कुछ केस लॉ रिवाइव होके आ गए हैं, कुछ सेक्शंस रिवाइव होके यहाँ पे वापस आ गए हैं. फिर बोलते हैं कि डिविडेंड दिया का है, सेक्शन नंबर 8 में डिविडेंड दिया है. 3 तरह के डिविडेंड